हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मेडिवल इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज और रूलर्स आए जिन्होंने दिल्ली पे और हिंदुस्तान पे रूल किया, पर यही वो वक्त था जब मुस्लिम रूल की भी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी। उसके पहले राजपूत डायनेस्टीज जो थी वो रूल करती थी दिल्ली पे, जैसे कि चौहान्स थे और तोमारास थे। लेकिन बाद में 1206 एडी के लगभग हिंदुस्तान में दिल्ली में टर्किश रूल की शुरुआत हुई और उसके बाद अलग अलग डायनेस्टी जैसे कि खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और सबसे अंत में लोधी डायनेस्टी के साथ दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म होता है इंडिया पे। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुस्लिम रूल की शुरुआत कैसे हुई इंडिया पे और क्या वजह रही कि यहाँ के जो डायनेस्टीज थे वो उन्हें रोक नहीं पाए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में। गजनी हम सब जानते हैं कि उसका नाम हमेशा से एक क्रूर लुटेरे के रूप में ही लिया जाता है, क्योंकि ये वही महमूद ऑफ गजनी है जिसने हिंदुस्तान पे एक या दो बार नहीं 17 बार अटैक किया। और इस अटैक के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद था, वो था हिंदुस्तान के वेल्थ को और इसके मंदिरों में जो भी खजाना या वेल्थ था उसको लूट कर अपने देश ले जाना और अपने देश की जो सैन्य शक्ति है, जो मिलिट्री पावर है, उसको बढ़ाना। गजनी ने 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किया और यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को, मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका एक मकसद रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करना भी हो सकता है। गजनी टर्किश रूलर था और जो गजनी की जो गजनवी किंगडम थी, गजनी किंगडम थी, वो अफगानिस्तान में थी और ये एक टर्किश नोबलमैन द्वारा 10th सेंचुरी एडी में स्टार्ट की गई थी, बनाई गई थी। वहीं का हेड था ये महमूद गजनी। बहुत ही एम्बिशियस था और इसका मकसद था अपने राजपाट को फैलाना और दुनिया भर के जितने भी बड़े देश थे उनको लूट कर वहां से जो खजाना है उसको अपने देश में ले आना। ये जो महमूद गजनी है ये इंडिया आ सका, इंडिया तक पहुंच सका अफगानिस्तान से अपने एम्पायर से। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो हिंदू कुश माउंटेन था, जो कि एक दीवार की तरह काम करता था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन था ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की बाउंड्री की तरह काम करता था। लेकिन जो पासेस थे, गोमल पास और खाइबर पास, ये पास जो थे, इन दोनों पासों ने एक तरह से इजी कर दिया फॉरेन इन्वेडर्स को इंडिया में आके इन्वेड करने को या प्लंडर करने को। और इनको रोक पाने में यहाँ के राजा महाराजा उस वक्त असमर्थ हो गए, क्योंकि उनमें जो आपसी तालमेल था वो कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। महमूद गजनी जब एंटर करता है अफगानिस्तान से इंडिया में, तो जो राज्य थे जिनको उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिनको लूटा और वहां से लूट करके वहां के राजाओं को हरा कर अपने देश वापस चला गया उनकी वेल्थ को लेकर, वो थे सिंध, जो कि पाकिस्तान में है अभी, गुजरात, चौहान रूलर्स थे, वो भी इनसे हार गए, गुर्जर थे, चंदेला थे, मालवा थे, ये सब जगहों को उसने बुरी तरह से प्रभावित किया। इन सब के जो मंदिर थे, मोनेस्ट्रीज थे, उसको तोड़ दिया, वहां के जितने भी राजा महाराजा थे उनको हराया और उनसे जो है वेल्थ है वो लूट कर अपने देश वो चला गया। जो इसकी जो सबसे अब इतिहास की, जो महमूद ऑफ गजनी की इतिहास में जो सबसे भयंकर गाथा रही वो ये रही कि इसने सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है और उस वक्त माना जाता था कि बहुत ही रिच टेम्पल हुआ करता था, वहां वेल्थ बहुत थी, जो खजाना था उस मंदिर का वो अच्छा खासा था। और इससे इस बात का पता था कि मैं इस मंदिर को लूटूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। 1025 एडी में इसने सोमनाथ टेम्पल को
तोड़ा और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इस मंदिर को, और इस मंदिर में जितने भी मूर्तियां थी सबको खंडित कर दिया। यही नहीं, इसने जो खंडित मूर्ति थी उसके टुकड़े को अपने देश ले गया ये, और वहां पे ये इसने मस्जिद के जो सीढ़ियां थी उसके उसके नीचे, और जो मस्जिद था उसके नीचे जो है ये जो टुकड़े थे, मूर्तियों के टुकड़े थे, उसको दफना दिया। तो ये जो हरकत थी इसकी, इसको इसने बुत सिखन का नाम दिया, क्योंकि ये लोग जो थे वो मूर्तियों को बुत कहते थे। और उस वक्त इसने लगभग 1000 हिंदुओं का कत्ल किया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया मंदिर को। लगभग 1300 किलोग्राम गोल्ड यहां से उसने लूटा। 50,000 लोग लगभग इस प्लंडर में मारे गए, और हिंदुओं की जो संख्या थी उस वक्त मारे जाने की वो लगभग 1000 थी। तो ये जो हरकत थी उसकी, इसने जो मूर्तियों को तोड़ा और अपने देश ले गया, और वहां पे इसने मस्जिद के दरवाजे पे इसको दफना दिया, ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट करने वाला था। और इसके पीछे इसका मकसद शायद लोगों में खौफ फैलाना या डर फैलाना, ये भी हो सकता है। सोमनाथ टेम्पल को लूटने के 5 साल के बाद यानी 1030 में महमूद गजनी की मौत हो जाती है, और उसके बाद आता है महमूद घोरी। ये घुरीद एम्पायर, ये भी अफगानिस्तान में ही है, वहां से आया था मुल्तान और उच्च होते हुए। ये भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की वेल्थ को लूटने ही आया था। इसका मकसद यहाँ राज करना नहीं था। लेकिन जब ये हिंदुस्तान एंटर करता है तो इसका सामना होता है यहाँ के बहुत ही बहादुर रूलर पृथ्वीराज चौहान से, और इसके बाद शुरू होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जो कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में लड़ी जाती है। इसमें महमूद गौरी बुरी तरह से हार जाता है और उसे भागना पड़ता है। यहाँ पे गलती पृथ्वीराज चौहान से यही होती है कि उन्होंने इसे जिंदा छोड़ दिया हराने के बाद भी, जो कि आगे चल के उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि राजा जयचंद जो थे वो कन्नौज के रूलर थे, और उनकी बेटी थी संयुक्ता, जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। अपने स्वयंवर में उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाए जाने पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में ही अपना वरमाला डाल दिया, और उसके बाद वो पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग जाती हैं। इस हरकत से जो राजा जयचंद थे, कन्नौज के जो रूलर थे, वो इतने नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने महमूद गोरी को फिर से इनवाइट किया कि तुम आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम पृथ्वीराज चौहान को हराओ। इसीलिए उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेटर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू राजा होने के बावजूद, एक हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी एक बाहरी मुल्क के जो राजा थे उसको बुलाकर अपने ही देश के राजा के साथ गद्दारी की थी। और इसी वजह से जो राजा जयचंद थे, इनकी गद्दारी की वजह से महमूद गौरी फिर से वापस आता है और अपने जो घुरीद थे उनको रीयूनियन करता है, ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है, और 1192 एडी में वो पृथ्वीराज चौहान के साथ सेकेंड बैटल ऑफ तराई लड़ता है। इस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने बाकी हिंदू राजाओं से भी मदद मांगी, कुछ ने मदद की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, और यही वजह थी कि इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लड़ाई बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, दोनों ही तरफ लगभग ताकतें बराबर की थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त घोरी जो था उसने पूरे घुरीद जितने भी थे उनको फिर से रीयूनाइटेड किया था और बहुत प्लानिंग के साथ आया था, इसी वजह से इस लड़ाई के अंत में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब ये जो घोरी था इसकी डेथ हो जाती है 1206 एडी में, लेकिन जब ये लड़ने के लिए आता है तो इसने यहाँ हिंदुस्तान के बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे उस पे अपना जो अधिकार है वो जमा लिया था, जैसे चौहान थे, गधवेला थे, चंदेला थे, मालवा थे, गुजरात सिंध वगैरह जो थे, यहाँ पे ये अपनी जो है वो जीत का परचम लहरा चुका होता है। लेकिन इसको यहाँ पे राज तो करना नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका एक स्लेव था
उसे यहाँ का जीता हुआ जितना भी साम्राज्य था उसके जिम्मे किया और कहा कि तुम अब इसे संभालो, मैं चलता हूँ। 1206 में वो जो महमूद गोरी था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका स्लेव था वो यहाँ पे रूल स्टार्ट करता है और यहीं से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की, जो कि स्लेव डायनेस्टी कहलाती है। और ये स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका जो रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक वो कहीं ना कहीं तो स्लेव था। वो महमूद गोरी का वो राजा तो था नहीं, लेकिन उसके जो राजा थे महमूद गोरी उसने इसको दान में दे दिया, डायनेस्टी अपनी जीती हुई कि लो तुम इस पे रूल करो, मुझे तो यहाँ करना नहीं है रूल, और मैं चला अपने देश। तो यहाँ से शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की 1206 में। और ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि एक स्लेव था महमूद घोरी का। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ये दिल्ली सल्तनत 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक चला। अलग अलग रूलर आए, अलग अलग डायनेस्टी आई, मुस्लिम रूलर्स, और उन्होंने हिंदुस्तान पे राज। अब जैसे कि मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक स्लेव था मोहम्मद घोरी का, और वो गवर्नर था जो इंडियन पोजीशन थी मोहम्मद घोरी की उसकी। तो उसने अपना हेडक्वार्टर दिल्ली, जो कि इंद्रप्रस्थ कहलाता था उस वक्त, वहां बनाया। और महमूद घोरी के मरने के बाद उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली का जो एक फेमस किला था, किला राय पिथौरा, उसको कैप्चर कर लिया और उसको अपना घर बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी उसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। यहां से एक नए किंगडम की शुरुआत हुई जिसे हम सब दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी गिवर ऑफ लाख का टाइटल दिया गया क्योंकि ये लाखों में दान करता था, इसीलिए इसने अपने आप को लाख बख्श कहलवाना शुरू कर दिया। इसने कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए जिसमें 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि दिल्ली में है, और इसके अलावा इसने कुतुब मीनार, जो फेमस कुतुब मीनार अभी भी दिल्ली में है, उसका निर्माण करवाना शुरू किया। और ये जो कुतुब मीनार है ये हाफ कंप्लीट हुआ और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है पोलो खेलते हुए। बहुत शौकीन था वो पोलो खेलने का, तो घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन की, इसीलिए वो ज्यादा दिन राज नहीं कर पाता। और उसके बाद जो उसका स्लेव था इल्तुतमिश, वो रूलर बना, नया रूलर बना इस दिल्ली सल्तनत का। उसने 1210 से 1236 एडी तक राज किया दिल्ली पे। इसके बाद और भी रूलर आए, जैसे उसका बेटा रुकनुद्दीन, जिसने बहुत ही कम समय के लिए राज किया क्योंकि वो बहुत ही अय्याश था, इसीलिए उसे तख्त से हटा दिया इल्तुतमिश ने। और उसके बाद उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान, जो कि पहली वुमेन रूलर और शायद आखिरी वुमेन रूलर है दिल्ली सल्तनत की, उसे राजपाट दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे रूलर आए जिन्होंने अलग अलग डायनेस्टी की शुरुआत की। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहे और हम मोटिवेट होते रहें।